हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के लेक्चर में हम हीट ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में देख रहे हैं कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर हीट कितनी इवॉल्व हुई है। तो उसी को ही हम कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन, जो होती है एंथैल्पी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना एंथैल्पी का चेंज होता है वही होती है हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक रिएक्शन जा रही है, तो यहाँ पर कितना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, कितना डेल्टा एच का चेंज हो रहा है, वो हो जाएगी हीट ऑफ द रिएक्शन। सो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर हो गया है। तो एक ही बात डेल्टा एच ही है, लेकिन अगर हम रिएक्शंस के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर हम डेल्टा एच में नीचे आर लगा देते हैं, जो ये बताता है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है। ठीक है, सो फॉर द रिएक्शंस हम किस तरह से डेल्टा एच आर निकालते हैं। So in case of reactions, instead of using delta H, we'll use delta HR। ठीक है, समझ आ गया। अब ये किस तरह से निकालना होता है एक रिएक्शन में, ये कैसे निकलेगा। प्रोडक्ट की जितनी भी एंथैल्पीज है, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सभी की एंथैल्पीज को आपने प्लस करना है विथ स्टोइकियोमेट्री। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनसे मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पर आपको एंथैल्पी की वैल्यू लिखनी है, माइनस करना है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स की। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे। अब यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। ठीक है, जो ये स्मॉल ABCD है, ये क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, और AB है रिएक्टेंट, CD है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें डेल्टा एच रिएक्शन लिखना हुआ, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन लिखना हुआ, तो आप कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले सम करेंगे एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट है C&D, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको C लेना है। तो यहाँ पर C कोफिशिएंट कितना है, C है, C से मल्टीप्लाई करेंगे एंथैल्पी ऑफ C प्रोडक्ट प्लस D की एंथैल्पी लिखेंगे। मान लेते हैं HABCD इसकी क्या है, एंथैल्पीज है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो D इंटू एंथैल्पी ऑफ D प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो भी एंथैल्पीज थी, दो ही प्रोडक्ट थे, दोनों की एंथैल्पीज लिख चुके हैं, तो ये क्लोज हो गया। अब माइनस करेंगे सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स दो है। सिमिलरली A स्टोइकियोमेट्री है इसकी, और यहाँ पर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, और एंथैल्पी ऑफ A प्लस B एंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, ये करके आप एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन निकाल सकते हो, और ये चीज़ें आपको गिवन होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, जो एंथैल्पीज होगी वो आपको गिवन होगी। तो यहाँ से क्या हम इस जो रिलेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन क्या होता है, सम कर रहे हैं हम किसका, एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NI लिख लेते हैं। ये बताता है कि यहाँ पर इनकी साथ में इनकी जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स है उनसे मल्टीप्लाई करना है, जो जो इनके आगे लगे हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस समीशन, यहाँ पर हम MI लिख लेते हैं। रिएक्टेंट्स की अपनी रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री है, और H एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और इसमें हीट निकलेगी। और इसके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, अगर हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगा,
ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और अगर एब्जॉर्ब होती है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को भी देख लो, कैसे पता चलेगा। जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब होती है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हीट गेन हुई है तो मतलब हीट यहाँ पर प्लस हो रही है, फिर जाके कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस तरह से रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हीट यहाँ पर गेन हुई है, रिएक्टेंट ने हीट का गेन किया है। एब्जॉर्ब कहाँ होगी हीट, ऑब्वियसली रिएक्टेंट पे ही होगी ना, प्रोडक्ट पे तो नहीं होगी। अब जो हमारी एंडो तो हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जहां पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, या फिर कह सकते हो हीट इवॉल्व होती है। तो उसे कैसे लिख सकते हो उस रिएक्शन को, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर निकली। ठीक है, जो चीज़ बाहर निकल रही है ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड पे ही होगी, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। ये चीज़ें मैं क्यों यहाँ पर आपको बता रही हूँ, बिकॉज यू शुड नो, जहाँ पर भी साइन आए डेल्टा एच नेगेटिव, तो आप रिएक्शन में ही समझ जाना, किसी का डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पर हीट निकल रही है। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर देनी पड़ रही है हीट, क्योंकि वहाँ पर उसका साइन पॉजिटिव है। तो जस्ट इनके साइन से भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है हमें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कर दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमने। अब आगे देखो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन। देखो जो ये हीट ऑफ द रिएक्शन है ना, डेल्टा एच आर, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे क्वांटिटी पे और साथ में स्टोइक्योमेट्री पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आगे हेस लॉ में कई जगह पे ये क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल में कई जगह ये लगती है, छोटी छोटी इसकी चीज़ें लगती है। ठीक है, हमें पता है जो डेल्टा एच है एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो डिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्वांटिटी का फर्क पड़ता है डेल्टा एच को। ओके, अब देखो स्टोइक्योमेट्री से, स्टोइक्योमेट्री कौन सी है, जो रिएक्शन में, बैलेंस्ड रिएक्शन में जो कॉफिशिएंट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रिएक्शन लेते हैं ए से बी। ठीक है, ए से बी एक रिएक्शन है जिसके लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो मान लेते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज 1, डेल्टा एच आर 1 है उसका। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेल्टा एच आर ये मैम क्या लिख लिया आपने, तो मैं लिखने का तरीका बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। पहले डेल्टा एच लिख लेना, एंथैल्पी है, लेकिन वो क्या है, रिएक्शन की है, तो यहाँ पर छोटा सा आर लगा देना। ठीक है, और वो कौन सी है, फर्स्ट है, फर्स्ट डिनोट है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंफ्यूज कर देती है कई बच्चों को। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका रिएक्शन एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन हो गया। अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसके लिए तो ये है, अब हमने बी से ए रिएक्शन करवा दी, उसका मान लेते हैं डेल्टा एच रिएक्शन 2 है। अब आपने सेम रिएक्शन है, जस्ट इसका आपने रिवर्स किया है, तो याद रखना जब भी आप रिवर्स करते हो रिएक्शन को, देन साइन चेंजेस, साइन चेंजेस सिर्फ इतना सा है, इतना छोटा सा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर सेकंड की एंथैल्पी है वो जस्ट इक्वल है नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने साइन चेंज कर लिया, बिकॉज रिएक्शन रिवर्स हुई तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो रिपीट करूँगी मैं फिर से कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, जब भी आप किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, पर्टिकुलरली कहूँगी क्योंकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें साथ ही साथ उसका हीट का भी नॉलेज दिया होता है, हीट को भी मेंशन किया होता है, थर्मो केमिकल रिएक्शन है, उसे अगर हम रिवर्स करते हैं तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं एंथैल्पी के। ठीक है, एंथैल्पी इसकी क्या होगी, जस्ट सेम अमाउंट होगा, आपकी वैल्यू सेम होगी, साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू, अगर हम किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू से, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन है A2B, ठीक है, इसका डेल्टा एच आर 1 है। अगर हम इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी रिएक्शन को अगर हम सम वैल्यू A इज सम नंबर 1 2 3, कोई भी ये नंबर है, A क्या है यहाँ पर
1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर है या फ्रैक्शन है, कुछ भी है, अगर किसी भी वैल्यू से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर डेल्टा एच आर इसका सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच आर जो ये सेकेंड है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, रिवर्स करोगे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, और साथ में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वो हीट की वैल्यू है ना उससे भी मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच वन ये था। अगर आप इस रिएक्शन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो जो एनर्जी की वैल्यू है, एंथैल्पी की वैल्यू है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज वी नो दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर रिएक्शन को आप किसी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप इसे या तो डायरेक्ट समझो कि अगर डिवाइड करेंगे तब वैल्यू भी डिवाइड होगी, या फिर मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हो, क्योंकि ए से डिवाइड करने का मतलब है कि 1/a से मल्टीप्लाई करना है ना, एक ही बात है, 1/a से मल्टीप्लाई बोल दो या फिर डिवाइडेड बाय a कहो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1/a से इन्हें आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/a से, तो यहाँ पर जो हीट ऑफ द रिएक्शन है सेकेंड वो क्या हो जाती है, इक्वल टू 1/a टाइम्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं समराइज करवाती हूँ आपको ज़रा क्या क्या करा है। अभी देखो, अगर आप रिवर्स कर लेते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी क्या करना है, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं एंथैल्पी के। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या कर रहा था, किसी भी वैल्यू से अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो भी उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगी एंथैल्पी की वैल्यू, या फिर आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हो, या फिर डिवीजन से ही समझ लो। डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू सीधा यहाँ पर भी डिवाइड कर लेगी एंथैल्पी में। ठीक है, अब लास्ट आता है कि हम रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे तो एंथैल्पी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बताओ ज़रा कि अगर हम दो रिएक्शंस को सम कर लेते हैं, दो रिएक्शन का सम करते हैं, तो उनके एंथैल्पीज क्या हम ऐड कर सकते हैं या नहीं। सोचो सोचो, करवाया है मैंने आपको ये, तो बिल्कुल हम इनको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जब हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की एक खास बात क्या होती थी कि वो एडिटिव इन नेचर होती थी, हम वहाँ पर उन्हें ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी है, अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये एडिटिव इन नेचर है। अगर दो रिएक्शंस को अगर हम प्लस करते हैं तो उनकी एंथैल्पीज भी एडअप हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, A to C एक रिएक्शन जारी है, उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH1 गिवन है। C से B दूसरी रिएक्शन है, उसका एंथैल्पी जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो ये वाला है। अब आपको फाइंड करना है, अब आपको एक तीसरी रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना है, डेल्टा HR3 आपको फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कैसे आपको करना होता है, जो आपको फाइंड करना है ना, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है, फाइनली आपको इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये पहले आप बनाओ दो रिएक्शन से, दोनों रिएक्शन से आप इस पर कैसे पहुंच सकते हो। देखो, इसमें ये देखना होता है फाइनल रिएक्शन में क्या, कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन सी साइड पे है, मतलब कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड कहाँ पर है। अब यहाँ देखो A लेफ्ट साइड पे है, तो फर्स्ट रिएक्शन में A, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, इसमें A लेफ्ट साइड पे है। ओके, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें A लेफ्ट पे ही चाहिए। और सेकंड में B राइट साइड पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है, B हमें यहाँ पर प्रोडक्ट साइड चाहिए। तो इन दोनों को एज सच अगर हम प्लस करें तो ये C और C एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें पूरी रिएक्शन मिल जाएगी। करो ज़रा इसे सम करो, A यहाँ पर आ जाएगा, B अपनी साइड पे आ जाएगा, और C क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 + 2 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट +2 करेंगे तो क्या होगा, प्लस करके ये रिएक्शन आ जाएगी A, देखो A + C गिव्स टू C + B। ठीक है, ये आ जाएगा ना, ये लेफ्ट वाले आपस में प्लस हो जाएगी, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, A गिव्स टू B, अपनी डिजायर्ड जो है रिएक्शन वो आ गई है, जिसका आपने डेल्टा HR3 निकालना है। तो इसका डेल्टा RH3 कैसे निकलेगा, डेल्टा H1 + डेल्टा H2 से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इन दोनों रिएक्शंस को अगर आपने प्लस किया तो उनके जो डेल्टा H है वो भी
क्या हो जाते हैं, वो भी प्लस हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर आर आर लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, हीट ऑफ द रिएक्शन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप दो रिएक्शंस को प्लस करते हो तो बिल्कुल उनकी जो हीट ऑफ द रिएक्शन है या फिर एंथैल्पी चेंज है वो भी उनका प्लस हो जाता है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर ये वाला क्वेश्चन हो, अब आपको यहाँ पर मेन रिएक्शन आपकी यही है, ए टू बी के लिए आपने हीट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है। अब गिवन आपको रिएक्शन फर्स्ट ये है और आपके पास सेकंड ये है। अब यहाँ पर तो प्लस करना पड़ा, लेकिन आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो सी सी कॉमन वाले एक साइड पे है तो ये तो ऐसे कैंसिल नहीं होगे, एक को रिवर्स करना पड़ेगा। किसको रिवर्स करोगे, देखो ए लेफ्ट साइड पे है तो फर्स्ट में ए लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं बिकॉज हमें ए लेफ्ट साइड पे चाहिए। सेकंड में बी यहाँ पर लेफ्ट है लेकिन आपको ये प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सो दैट ये जो बी है वो प्रोडक्ट साइड पे आ जाए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी आसान है, सब्ट्रैक्ट करो आ जाएगा। लेकिन एक ही मैं यहाँ पर एक ही तरह से कराऊंगी कि एडिशन से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, जस्ट एक ही बात है ना, सब्ट्रैक्शन करो या फिर सेकेंड को आप रिवर्स कर दो, वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर प्लस कर दो, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करेंगे कि हम फर्स्ट एज सच रखेंगे और हम प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, रिवर्स ऑफ सेकंड, जो सेकंड रिएक्शन हमने रिवर्स की होगी उसे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, तो यहाँ पर अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगी, इनकी एंथैल्पीज। फर्स्ट की क्या है, फर्स्ट की एंथैल्पी वही होगी डेल्टा आर H1, ठीक है, प्लस अब रिवर्स ऑफ सेकंड है, रिवर्स ऑफ सेकंड की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, यही होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, जस्ट साइन इसका चेंज होगा, माइनस ऑफ डेल्टा H2 और R। तो ये क्या बताता है, ये सम करके क्या आ जाता है, जो रिक्वायर्ड है आपकी रिएक्शन उसका एंथैल्पी चेंज बताता है, ठीक है। बिकॉज जब आप इनको ऐसे रिवर्स करके प्लस करोगे तो यहाँ पर सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आर H3 डिजायर्ड आपके लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा आर H1 माइनस डेल्टा H2R, ठीक है। तो ये वाला इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल सी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराए हैं। अब ए बी और सी की जगह क्या होगे, स्पीशीज आपको गिवन होगी, ठीक है। कई ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे करके पूछे जाते हैं पेपर में। तो क्या करना है, जब ऐड करना है, एडिटिव इन नेचर होती है, रिएक्शंस को ऐड करोगे तो उसके जो हीट ऑफ द रिएक्शंस है वो भी प्लस हो जाते हैं। और कहीं पर अगर माइनस करना है आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, दोनों रिएक्शंस को अगर आप माइनस करते हो तो उनकी हीट ऑफ रिएक्शंस भी माइनस हो जाती है। अगर किसी को माइनस नहीं करना है, ऐसे रिवर्स करके करना है तो वो वैसे भी कर सकता है। यहाँ पर हमें नीड लगी कि बी दूसरी साइड होना चाहिए तो हमने सेकंड को क्या किया, सेकंड को हमने पलट दिया, सेकंड को हमने रिवर्स कर दिया, फर्स्ट को एज सच ही रखा। तो इसको फर्स्ट प्लस रिवर्स ऑफ सेकंड रिएक्शन को जब हमने इनकी हीट ऑफ रिएक्शंस को प्लस किया तो ए से बी के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर दी। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। इफ ए 4A + 10B gives to 6C + 8D, ये एक रिएक्शन आपको गिवन है जिसकी हीट ऑफ रिएक्शन, देखो किसी भी रिएक्शन के बिल्कुल साथ में जो डेल्टा H की वैल्यू होती है ना वो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ R है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, F भी कई बार लिख सकते हैं या फिर C भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रिएक्शन है, कंबशन है या फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सिंपल आपकी हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इतनी गिवन है। अब यहाँ पर ये गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, लेकिन एक और रिएक्शन है जिसके लिए आपने हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिसके लिए आपने हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, जिसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है उसको बनाना है, ठीक है। गिवन ये वाली रिएक्शन है, इसे आपको ऐसा बनाना है सो दैट हम इसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकाल पाए। तो इसे बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर C और D लेफ्ट साइड में, बट जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें C एंड D किस साइड पे, C एंड D राइट साइड पे। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन नंबर 1 लिख लेते हैं। पहला काम करेंगे कि रिवर्स कर देंगे,
ठीक है, रिवर्स कर देंगे फर्स्ट को सो दैट जो सी एंड डी यहाँ पर है वो कहाँ आ जाए, वो इस साइड पे आ जाए, क्योंकि आपकी जो कंसर्निंग रिएक्शन है जिसके लिए आपने हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है वो कौन सी है, वो ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपने ऐसा बनाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए सिंगल वाले, तो जो आपको निकालना है जिसकी आपने हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है ना, वैसा बना दो, गिवन रिएक्शन को वैसा बना दो जिसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दिया इसको, और साथ ही में जो आप कोफिशिएंट्स देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ए का 4 है तो यहाँ पर ए का 2 है, यहाँ पर बी के लिए 10 है तो यहाँ पर 5 है, और सी के लिए 6 है तो यहाँ पर 3 है, डी का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वो इसके हाफ है। तो हम रिवर्स करेंगे इसको, और साथ ही साथ एंड करके क्या लिखेंगे, रिवर्स करेंगे एंड आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट कोफिशिएंट हाफ होके ये बन जाए। जब आप ये चीज़ अप्लाई करते हो ऑन रिएक्शन फर्स्ट, क्या क्या अप्लाई करना है, पहले इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना है सो दैट सी एंड डी यहाँ पर आ जाए। दूसरा काम करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। तो बारी बारी करते हैं, पहले रिवर्स करते हैं। जब आपने रिवर्स किया तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 6c + 8d गिव्स टू 4a + 10b। अब क्या करोगे, ये आपने किया रिवर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3c, ठीक है, + 4d गिव्स टू 2a + 5b। अब ये रिएक्शन तो बिल्कुल ये बन गई है, तो ठीक है, ये आपकी क्या है, डिजायर्ड रिएक्शन है। लेकिन डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा, जो जो चेंजेस आप रिएक्शन में कराओगे साथ के साथ डेल्टा एच पे भी फर्क पड़ना शुरू होगा। जो आपकी फर्स्ट आपको गिवन थी ये रिएक्शन, उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन 1990 किलो जूल थी। ठीक है, अब आपको जो डेल्टा आर एच निकालना है वो कितना होगा, पहले आपने रिवर्स किया, फिर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये जो आपको, इसको हम 2 लिख लेते हैं, इसको ज़रा 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास फाइनल आया इस रिएक्शन के लिए, जो ये फाइनल आया उसके लिए क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन को आपने पहले रिवर्स किया, मतलब माइनस साइन लगाएगी, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 करेगी, किसको, फर्स्ट वाले को, डेल्टा आर एच 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू थी इसकी, 90 गिवन थी, तो -90/2 हो गया, विच इज इक्वल्स टू -45 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले रिवर्स करो फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत क्विक होने चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए। सी डी यहाँ पर है तो जस्ट इनको रिवर्स कर दो, साथ ही साथ आप कोफिशिएंट्स देखोगे ये बिल्कुल इसके हाफ कोफिशिएंट है, तो पूरी रिएक्शन को यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करो तो -1/2, सीधे आंसर आ जाना था यहाँ पर -1/2 ऑफ 90। ठीक है, तो कंसेप्ट पता चल गया ना, अब आप कर सकते हो आराम से ये क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, फर्स्ट तो हो गया ना, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा एच हीट ऑफ द रिएक्शन पर किस चीज़ का फर्क पड़ता है। फर्स्ट हमने करा कि क्वांटिटी का कैसे फर्क पड़ा, जितने भी मोल से आपने मल्टीप्लाई किया, जितनी भी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया, सीधे हीट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही मल्टीप्लाई हुआ। अगर आप डबल करते हो किसी रिएक्शन को, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डबल हो जाता है हीट ऑफ रिएक्शन, हाफ करते हो तो हाफ हो जाता है, दोनों ऐड भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें थी, और स्टोइकियोमेट्री से भी कैसे रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हीट ऑफ द रिएक्शन होती है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं, हाइड्रोजन आप गैस ले रहे हो प्लस आप ऑक्सीजन ले रहे हो, गैस ही होता है, और यहाँ पर बन रहा है आपके पास वाटर, लिक्विड वाटर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे बैलेंस कर लेंगे। और दूसरी आप रिएक्शन ऐसे भी तो करवा सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, कि वो वाटर ही बने लेकिन वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, यहाँ पर लिक्विड की जगह गैस बन जाए। ये भी तो रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में भी है और गैस में भी तो होता ही है, वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में दोनों ही रिएक्शन क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका लिक्विड स्टेट है और यहाँ पर कौन सा है, गैसियस स्टेट है। तो दोनों में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच रिएक्शन है दोनों के, वो डिफरेंट हो जाएंगे। जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो दोनों के लिए ही एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इससे पता चलता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होती है हीट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा है एलोट्रोपिक
फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। देखो जैसे आपने कार्बन का भी देखा है, कार्बन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस के भी होते हैं, तो अगर एलोट्रॉप कोई अलग है उससे भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। जैसे कार्बन का ले लेते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड है। कार्बन का अगर एलोट्रॉप कौन सा है, ग्रेफाइट है, उससे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की और मिल रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो उसके लिए जो डेल्टा H1 मान लेते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन 1 है इसका। और दूसरा, अगर आप डायमंड यूज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, आप कार्बन का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो, कार्बन तो सेम है लेकिन देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग है, तो इससे भी कितना फर्क पड़ेगा हीट ऑफ द रिएक्शन में, वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना गैशियस। अब इसका जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो है H2, और ये दोनों ही जो चीजें हैं वो दोनों क्या आएगी, वो दोनों ही डिफरेंट आएगी। क्या आएगी, डिफरेंट आएगी फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज कर रहे हो। अगर कोई एलिमेंट एलोट्रॉप्स किसी एलिमेंट के है, ठीक है, इस पे भी है। और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन पे भी बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है आपको पता है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगी तो हीट ऑफ रिएक्शन भी वहाँ पर बढ़ेगी। तो वहाँ पर मान लो एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, आप उसमें सॉल्यूट थोड़ा सा डाल रहे हो, थोड़ी सी हीट निकलेगी। अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा डाल दो, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, और हीट इवॉल्व हो जाएगी। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और साथ ही में कंडीशन लाइक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पे भी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, वो तो आपको पता ही है, पहले भी कर चुके हो ये चीज़। लास्ट पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन हीट ऑफ द रिएक्शन। तो इस डिपेंडेंस को बताता है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन बताता है किस तरह से हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी इक्वेशन है। पहले आपको डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 कौन से, हीट ऑफ द रिएक्शन वाले, तो R लगा दिया करो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। बस ये लिखना है। ऊपर एंथैल्पी, एंथैल्पी का चेंज, एंथैल्पी का माइनस करना है, नीचे टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, हीट ऑफ द रिएक्शन का डिफरेंस करना है और टेम्परेचर का डिफरेंस करना है। देखो कई जगह मैं हीट ऑफ द रिएक्शन बोल रही हूँ, कई जगह मैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोल रही हूँ, तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम कभी क्या बोल रहे हैं कभी क्या बोल रहे हैं, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो इनका हम रेशो करेंगे, वो इक्वल होगा चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या आएगा, प्रेशर आएगा। बिकॉज जो एंथैल्पी है वो क्या होती थी, पीछे करा है ना लेक्चर्स में, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, QP होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कितनी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, वही तो एंथैल्पी होती है। तो इसके लिए ये रिलेशन होता है वेयर, तो इसे हम जरा बॉक्स बना देते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपना, ठीक है, बॉक्स बना देंगे यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर जो ये डेल्टा CP है वो किस तरह से निकलता है, ये वाला भी आप देख लो। जो यहाँ पर डेल्टा CP की वैल्यू है इज इक्वल टू, क्योंकि ये डेल्टा है, डेल्टा मीन्स कि इसमें चेंज होगा, चेंज क्या होगा, समेशन ऑफ जो भी CP आपके प्रोडक्ट्स के हैं। समेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो इंडिविजुअली CPs है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, उनका समेशन करना है। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोइक्योमेट्री है वो तो ऑब्वियस ही है, वो तो मल्टीप्लाई करनी होती है, चाहे हीट कैपेसिटी है चाहे आपकी एंथैल्पी है, ठीक है। उसे माइनस कर देंगे समेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटी से उसे हम माइनस कर देंगे, तो डेल्टा CP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू तो डेल्टा H के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी। सेम इक्वेशन आप डेल्टा U के लिए भी लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए भी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी भी तो होगी, 2 माइनस इंटरनल एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। सेम होगा, डेल्टा H की जगह डेल्टा U करेंगे। और अगर डेल्टा U आता है तो डेल्टा U किसके इक्वल होता है, QV के, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, H की जगह U करना है और P की जगह V करना है, क्योंकि इनका पता है U और V का आपस में ये रिलेटेड होते हैं और H और P आपस में रिलेटेड होते हैं। तो ये दो इक्वेशंस है, अकॉर्डिंगली आप यूज़ करोगे, जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होती है किरचॉफ्स इक्वेशन। डायरेक्ट भी सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किरचॉफ्स इक्वेशन
किन चीज़ों का रिलेशन बताती है, तो ये टेम्परेचर और हीट ऑफ द रिएक्शन का रिलेशन आपस में बताते हैं, ठीक है। तो ये था अपना टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन करते हैं। अभी तक क्या किया, टाइप आपने डेल्टा एच के बारे में किया, डेल्टा एच और यहाँ पर लगा होता था आर, ठीक है। हीट ऑफ द रिएक्शन इसे कहते हैं। अब यही जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, इसके भी कई टाइप्स है। मान लो कि कोई आपने फॉर्मेशन देखना है, एक कंपाउंड का आपने फॉर्मेशन देखना है कि उसको फॉर्म करने के लिए कितनी हीट लगी या देनी पड़ी, तो वो हो जाती है उसकी हीट ऑफ द फॉर्मेशन। कहीं कंबशन हो रही है रिएक्शन, तो कंबशन के लिए कितना हीट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ नॉट। यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ, सो दैट ध्यान रहे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो डेल्टा एच है क्योंकि हीट है। फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर जैसे आर लगाते थे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन का एफ यूज करेंगे। स्टैंडर्ड है, जब भी स्टैंडर्ड आए उसका मतलब होता है वो नॉट आएगा वहाँ पर। स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो जो हीट ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व करी गई है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करी गई है। स्टैंडर्ड कंडीशंस वैसे क्या होती है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपकी होती है। अब देखो जो ये डेफिनेशन बनाई है ना, इतनी पूरी डेफिनेशन में आपको बिल्कुल रटा नहीं मारना, आपने समझ करके करना है, सो दैट आप अपने आप इसे लिख पाओ। कैसे करना है मैं बताती हूँ, बहुत ही ईजीली आप इसको क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, A प्लस B दो रिएक्टेंट है, मिल करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मिल करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट की हमें देखनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या देखनी है हमने, डेल्टा एच एफ देखनी है, एच एफ नॉट। तो क्या देखनी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन देखनी है। तो यहाँ पर हमारा मतलब होता है डेल्टा एच एफ नॉट से, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम मेजर करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट यूज़ करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट बना है, इसके बनने के लिए कितनी हीट का चेंज हुआ है, वही होती है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब वहाँ पर भी एक डेफिनेशन है, क्या होना चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू तो डेल्टा एच की होगी ना। डेल्टा एच रिएक्शन वो तो सभी रिएक्शंस की होती है। अब ये डेल्टा एच रिएक्शन, ध्यान से सुनना है ये बात, ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है इसका वो इक्वल टू इसका फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन कब बनेगा वो आपको देखना है। ये जो हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कब कहेंगे, जब यहाँ पर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की हीट फॉर्मेशन जब देख रहे हैं, और साथ ही साथ जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ये बना है वो अपनी मोस्ट स्टेबल, ध्यान से सुनना ये बात, मोस्ट स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट या मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। मोस्ट स्टेबल या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में वो होने चाहिए, जिससे मिल करके ये प्रोडक्ट बना है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपका हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, जब आपका 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कि अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में प्रेजेंट है। मोस्ट स्टेबल स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में जब वो प्रेजेंट होते हैं, अगर ये कंडीशंस है तो इस रिएक्शन में जो भी हीट इन्वॉल्व हो रही है वो कहलाई जाएगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी जो ये डेल्टा एच आर है उसे हम डेल्टा एच आर ना बोल के उसको हम डेल्टा एच एफ नॉट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन तो होगी। अब उस हीट ऑफ रिएक्शन, देखो जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना वो बिगर टर्म है, उसके अंडर ही बहुत सारी वैरायटी आ रही है, क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि कंबशन है कि फ्यूजन है। अब यहाँ पर अगर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अपनी, इसकी भी क्या होनी चाहिए, इसकी भी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट, अब मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, जिसमें वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, वो स्टेट पे ये होना चाहिए, और जिससे ये बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिससे बना है वो भी अपनी
स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर देखने में तो इजी लगता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन के टाइम जो हीट मिल रही है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशंस को देखना है, ये बिल्कुल रॉन्ग डेफिनेशन है जो मैंने अभी कही, ठीक है। तो क्या होता है, तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली ये क्या है, हीट तो है, हीट कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या फिर रिलीज हुई। सो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, ठीक है। क्या है इधर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। स्टेबल स्टेट्स को कई बार हम रेफरेंस स्टेट्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। मोलर यहाँ पर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर मोलर एंथैल्पी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो ना इस चीज को, क्या कहा था, साथ ही साथ पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, साथ में यहाँ पर देखो जो चीज बताई है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व during the formation of 1 mole of the product in its standard state from its elements, from the constituent elements in their most stable standard state, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और जो एलिमेंट्स है वो भी अपनी स्टेबल स्टेट में है या फिर कह सकते हो स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई है तो इस रिएक्शन के लिए जो हीट चेंज है उसको कहते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ समझ लेना, यहाँ 1 मोल होना चाहिए और यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ें हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है जिसपे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट वो स्टेट होती है जिस स्टेट में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, उसी को स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या एक हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है, नहीं ना। हाइड्रोजन इस तरह से एग्जिस्ट करता है ना अपनी स्टेबल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 डायटोमिक गैस, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा उसके लिए डेल्टा HF0 की वैल्यू 0 हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है। जो भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा उनके लिए डेल्टा HF0 की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा HF0 क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करी गई एक उसको कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ को बनाने के लिए, तो एलिमेंट जिनकी स्टैंडर्ड स्टेट है, जो स्टैंडर्ड स्टेट में है, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 0 ही है, क्योंकि वो तो नेचुरली ही वैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें ना आपको कोई हीट देनी पड़ी ना वहाँ से हीट निकालनी पड़ी फॉर देयर फॉर्मेशन। जैसे H2 है, H2 आपको बनानी थोड़ी ना पड़ रही है। H2 की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, H2 में फॉर्म होता है, H2 में पाया जाता है। या फिर आप कार्बन कहो, कार्बन का जो स्टेबल स्टेट होता है या स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड भी नहीं होता, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और उसी तरह से जो हेलोजन्स होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया गैस, और क्लोरीन गैस में होता है, फ्लोरीन भी गैशियस फॉर्म में होता है, आयोडीन भी जो होता है वो गैशियस फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और जो ब्रोमीन होता है, लेकिन वो गैशियस स्टेट, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ आ रही है कि स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, जो उनकी नेचुरल स्टेट होती है या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो उसके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। जो चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट कर रही, वहाँ पर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या ही कैलकुलेट करोगे, कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में वैसे ही नेचुरली ही एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी हीट लेनी या देनी नहीं पड़ेगी, उसको फॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा। तो उन केसेस के लिए ये वैल्यू 0 आती है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छे से यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी जो नेचुरल स्टेट्स है, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स है, जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है ये हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में कभी आ जाए तो उनके लिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम कौन सी लिखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे डेल्टा HF0 को,
ठीक है। डेल्टा एच एफ नॉट की हम यहाँ पर वैल्यूज लिखने वाले हैं। अगर H2 गैसियस में आपको दिया है तो उसके लिए डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबके लिए 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन के लिए भी 0 है। ग्रेफाइट अगर है तो उसके लिए भी डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू 0 है क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन गैसियस अगर गैस है तो क्या हो जाएगा, 0 है फॉर्मेशन इनका। और ब्रोमीन अगर लिक्विड में प्रेजेंट है, ब्रोमीन अगर गैस में प्रेजेंट है तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ब्रोमीन लिक्विड में प्रेजेंट है तो ये वैल्यू सीधे ही 0 हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही फॉस्फोरस का देखते हैं, P4। फॉस्फोरस में भी कौन सा होता है, वाइट वाला, ठीक है। अगर वाइट फॉस्फोरस है तो उसके लिए, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो वाइट वाला मोस्ट स्टेबल इसका होता है, तो उसके लिए वैल्यू फॉर्मेशन की 0 आ जाती है। और सल्फर का S8 रोम्बिक अगर है, दूसरा कौन सा होता है, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक अगर दिया है तो उसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। और साथ ही आपके जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में गिवन है तो उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाता है। और मर्करी आपको पता है, मर्करी वैसे मेटल है लेकिन उसका जो स्टेबल स्टेट है नेचुरली वो लिक्विड में होता है मर्करी। तो अगर ऐसे मर्करी लिक्विड है तो उसके लिए भी हीट ऑफ फॉर्मेशन आप 0 यूज़ करोगे। ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ आती है, ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ली है कि एक होती है डेल्टा HR रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन, जो कि इक्वल होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन के, अगर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम इट्स एलिमेंट जो कि अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में है, ठीक है। अब ये चीज़ें इनमें रिलेशन क्या होता है, क्या आप डेल्टा H रिएक्शन को इनसे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है कि कभी भी आपको किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आप समेशन कर दोगे किसका, जो प्रोडक्ट्स में है। जैसे यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, वही चीज़ें सेम जैसे मैंने पहले आपको हीट ऑफ द रिएक्शन बताया है। ये आपकी रिएक्शन है और इसमें आपने डेल्टा H रिएक्शन निकालना है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। हीट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालेगी, इन सब की आपको हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर C गिवन है, और यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B आपको गिवन होगा किसमें, स्टैंडर्ड स्टेट वाले। और यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A गिवन होगा स्टैंडर्ड स्टेट में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर समेशन करोगे किसका, समेशन ऑफ डेल्टा HF नॉट ऑफ किसका, प्रोडक्ट्स का, और माइनस करोगे समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, सारी हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करोगे और इनको माइनस करके डेल्टा HR हीट ऑफ द रिएक्शन आप निकालोगे। साथ में जो यहाँ पर स्टोइक्योमेट्री है रिस्पेक्टिव अपनी अपनी वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सिंपल है, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन पीछे निकाली थी सिंपली वैसे ही यहाँ पर निकाल सकते हो। तो हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या है, R है। इसे कैसे निकाल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन से जो फॉर्मेशन की आपको वैल्यूज दी होगी उनको पुट करेंगे और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन निकल जाती है, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये वाली रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन दिखाई गई है CaO से और कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, क्या इसके लिए आप डेल्टा HF लिख सकते हो, जो हीट यहाँ पर आ रही है हीट चेंज। तो देख लेते हैं हमने क्या किया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कब हम हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जब 1 मोल ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट हो और साथ ही में ये दोनों जो रिएक्टेंट है, 2 है या फिर 3 रिएक्टेंट्स है, वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो। और जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स है वो जो यूज़ होती है जनरली आपको, वो मैंने यहाँ पर लिखा दी है, इनको आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि 1 मोल का ही प्रोडक्शन आपको देखना होता है, ठीक है। और साथ ही में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर क्या है, गैशियस है, और CaO यहाँ पर सॉलिड है। लेकिन एक गलती यहाँ पर क्या हो गई है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर के नहीं बनाए। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से, जैसे यहाँ पर कैल्शियम हो गया, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो उससे डायरेक्ट नहीं बने हैं, अदर कंपाउंड से मिलकर के बने हैं। तो यहाँ पर आप डेल्टा HF नॉट नहीं यूज कर सकते। तो इस रिएक्शन के लिए जो हीट होगी, जो यहाँ पर हीट ऑफ द रिएक्शन होगी, क्योंकि जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो तो हर रिएक्शन की होती है। अब वो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो कैसे पता चलता है, जो मैंने यहाँ आपको ये चीज़ करवाई है। तो ये चीज़ क्या है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये जो
आपके पास कंपाउंड बन रहा है, इसका फॉर्मेशन इसके एलिमेंट से नहीं हो रहा। तो क्या डेफिनेशन थी कि सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। पर इसके तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही नहीं बन रहे, बल्कि अनदर कंपाउंड से बन रहे, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये पहले ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा एच रिएक्शन है उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन आपको गिवन है, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको पूछा गया है फाइंड द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अबव रिएक्शन। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहले हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, लेकिन आपको पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। दैट मीन्स आपको जो निकालना है वो है स्टैंडर्ड, मतलब नॉट लगाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये चीज़ आपको निकालनी है फॉर अबव रिएक्शन। अब यहाँ इस रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हम नहीं बोल पाएंगे डायरेक्ट ही, तो देख लेते हैं बाय डेफिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पर है 2 मोल्स ऑफ HBr, और डेफिनेशन क्या बोलती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बेशक यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये गैसियस स्टेट में था, ये स्टैंडर्ड स्टेट थी बेशक, और ये वाली भी स्टैंडर्ड स्टेट थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है, 1 मोल नहीं बन रहा है। सो ये क्या है, नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो हीट आएगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अब हमें इसे बनाना है, यहाँ पर हमें 1 मोल बनाना है, सो दैट वहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन हम यूज़ कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो पूरी हम इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट 1 मोल हमें ऑब्टेन हो जाए, और जो हमारी डेफिनेशन है हीट ऑफ फॉर्मेशन की वो यहाँ पर लग जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा HBr। अब देखो कितने मोल्स बन गए, यहाँ पर HBr का 1 मोल बन गया, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है, और साथ ही में जो यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे वो क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी कि 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो बना किससे होना चाहिए, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, ज़रा यहाँ पर गलत लिख लिया है, ब्रोमीन क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन की जो स्टेबल स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन थी वो थी -78.3। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको हाफ कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, इसको हाफ कर दिया। तो इस रिएक्शन के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा HF0, क्योंकि अब ये क्या बन गई है, यहाँ पर क्या हो रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो आप। इस रिएक्शन के लिए जो भी हीट इन्वॉल्व होगी इस रिएक्शन में उसका नाम होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो कितना होगा, हाफ करेंगे जो कि हीट ऑफ रिएक्शन ऊपर था, -178.3 किलो जूल पर मोल, जो कि आ जाता है 39.15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इजी था, यहीं से देख के पता चल जाता है कि इसमें 2 है, 1 करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही रिएक्शन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है उसमें भी बिल्कुल वैसा ही चेंज करना होता है, उसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इजी था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है। ये रिएक्शन आपको दी है, इसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है, लेकिन जो वैल्यू है देखो कितना यहाँ पर फर्क होता है। ये है हीट ऑफ रिएक्शन, इसको तो हीट पड़ेगी ना, इसको स्टैंडर्ड पड़ेगी, ये रिएक्शन है, लेकिन जो गिवन है वो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इन दोनों में रिलेशन मैंने करवाया था, आपको ध्यान करो ज़रा कौन सा था। तो क्या था यहाँ पर, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। आपको समेशन करना है किसका, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट साइड के हैं,
और माइनस करना है समीशन ऑफ, समीशन मतलब सभी का प्लस करना है जो भी रिएक्टेंट साइड में हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, ठीक है। और साथ में इनकी स्टोइक्योमेट्री साथ साथ में ए आई और बी आई लगा दो, सो दैट यहाँ पर ध्यान रहे कि स्टोइक्योमेट्री भी साथ साथ में मल्टीप्लाई करते जाएगी, ठीक है। तो ये ही फॉलो करते हुए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो प्रोडक्ट साइड पे देखिए क्या है, CO2 है गैशियस में और वाटर लिक्विड है। तो CO2 गैशियस का देखो क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सीधे यहाँ पर आप पुट कर लोगे और इसकी जो स्टोइक्योमेट्री है वो क्या, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके किया जाएगा -393.5, ठीक है। प्लस अब दूसरा क्या है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 2 इंटू वाटर के लिए कितना है हीट ऑफ फॉर्मेशन -285.8, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड का क्लोज। अब रिएक्टेंट साइड पे जाएगी, मीथेन गैस है, मीथेन गैस का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है माइनस, इसका वैल्यू है -74.9, ठीक है। साथ में प्लस करेगी किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑक्सीजन तो गिवन नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे। तो ज़रा दिमाग लगाओ कि हमने क्या करा था कि अगर कोई एलिमेंट अपनी किस स्टेट में है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, या फिर कहो रेफरेंस स्टेट में है, या फिर ये भी कह सकते हो स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है, इसीलिए यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया है, वो खुद आपको दिमाग लगाना है, वो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, जो कि होता है O2 फॉर्म में और गैशियस, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, सिंपल मैथ्स है, -890.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक बार चेक कर देना, तो ये इसमें आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल है, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना इसके बहुत सिंपल आते हैं, जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। और हाँ, जो ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको बताना है कि किस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कहलाएगी हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम फर्स्ट को देखें तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, पीछे 1 मोल होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 मोल है, करेक्ट है, ठीक है। और आगे के जो रिएक्टेंट्स है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। यही 2 चीज़ें देखते थे ना हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल बनना चाहिए और जिनसे वो बन रहा है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब जो ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट में होता है, वेरी गुड, ये क्या है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। लेकिन अगर हम कार्बन देखें, कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो डायमंड नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा HF0 हम ये टर्म इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो आप कहोगे तो क्या यूज़ करेंगे, तो सिंपल यूज़ कर दो ना, जो होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जो हर रिएक्शन के लिए बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एक बड़ी टर्म है, उसके ही नीचे एक पार्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर P4 वाइट दिया है फॉस्फोरस आपको, तो फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट वाला अपनी क्या किस स्टेट में होता है, अपनी स्टेबल स्टेट होता है, पीछे पढ़ाया गया है। और जो ऑक्सीजन है वो गैशियस फॉर्म अपनी स्टेबल स्टेट में होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या वो 1 मोल है, बिल्कुल सही, वो भी 1 मोल है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो हीट का चेंज होगा वो होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये वर्ड हम, ये टर्मिनोलॉजी हम इस रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है। 2 चीज़ें देखनी है, 1 मोल होना चाहिए और साथ में जो रिएक्टेंट है स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हीट ऑफ द रिएक्शन। एंड आई होप इस पूरे लेक्चर से, इतने बड़े लेक्चर से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना, देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हेस लॉ, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।